दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ वाइब्रेंट वॉइस। और आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत हैं जो 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में आंतरिक मामलों के प्रभाग में आंतरिक सचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने डीआईजी राजौरी पुंछ 2003-2005 के बीच कार्य किया। जम्मू कश्मीर में तमाम वो महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। 2023 को वो डीजीपी जम्मू कश्मीर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने राज्य में शांति बनाए रखने, अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों से लड़ने और तमाम नीतियों और योजनाओं पर काम किया है, जिससे जम्मू कश्मीर शांति की दिशा में बढ़ा है। उन्हें राष्ट्रपति और राज्य सरकार की ओर से कई वीरता पुरस्कार, सराहनीय सेवाओं के लिए पुरस्कार और विशिष्ट सेवाओं सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये है जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी SM साहे जी। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन दोस्तों एक गुजारिश है आपसे कि पॉडकास्ट करते समय हमारी पिन थोड़ी ढीली रह गई थी माइक की, तो आवाज़ थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ इस बात के लिए हमें क्षमा कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं वाइब्रेंट वॉइस। और आज हमारे मेहमान हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी SM साहे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। सर, आपसे आज चर्चा करेंगे, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे आज आपसे। तो सर, जो ये घटना हुई है पहलगाम वाली, पहली बार ऐसा देखा गया है कि पेट्रोल पंप पर आतंकी हमला किया गया, 26 हिंदू मारे गए। सर, पहली बार ऐसा क्यों? अभी तक ये मतलब पहले भी हुआ है। अगर आप याद करें तो 82 में पिछले साल जब कुछ लोग जा रहे थे वहाँ पे स्थान का मुझे आता है, तो वहाँ पे पर्यटन जा रहे थे, तो लौटते थे उनके बस के ऊपर पड़ा था, उसमें 7 लोग और मेरे ख्याल से बचे इसलिए कि ड्राइवर को मारा था तो बस घर नहीं चला। वो जख्मी हो गए, तो वहाँ पर अगर वो बस ऊपर ही हो जाती तो शायद काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया। सर, ऐसी घटना पहले भी एक समुदाय को लेकर हुई है। जब हम बात करें तो शायद 1999 में जब अटल जी की गवर्नमेंट थी, तो सभी की पहलगाम के पास एक गुरुद्वारा था और 36 सिख मारे गए। बात ये है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर में वो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ का प्रयास है और अभी मतलब वो समय समय से वो विफल होता है। तो जब ये 36 में का वाक़ा हुआ था, तो उस समय हिलरी क्लिंटन आई, तब की दफ़े वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो इमरान साहब थे, तब ये तो ये जो मेरे प्रयास है इस समय जो स्थिति बनी ये है कि पाकिस्तान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकेला है, क्योंकि दुनिया जो है वो हट चुकी है आतंकवाद का वो रास्ता नहीं पकड़ा। इसीलिए आप देखेंगे कि मोदी जी जब सऊदी अरब गए थे तो वहाँ से ये संकेत कि आपका मतलब राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर कितना सब पाकिस्तान का ये प्रयास था कि किसी तरीके से इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय में जो पर्यटकों का हमला किया तो पूरे देश में एक आक्रोश है और एक भावना ये है कि इसका बदला लेना चाहिए। आप बदला जो है वो जब लिया जाएगा तो आपको ऐसा बदला लेना जो लोगों को दिखे, जिसको और वो जानते हैं कि वो अगर ऐसा कुछ कदम उठाया जाएगा तो वो उसके लिए तैयार है। तो वो चाहते हैं कि लड़ाई चले। इसके 2 कारण है। तो ये कि पूरा कश्मीर का मुद्दा जो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। दूसरा है कि वहाँ पर जो सेना थी उनकी स्थिति जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती इस तरफ जा रही है कि आसिम मुनीर
मतलब पाकिस्तान के अंदर मतलब जो मध्य वर्ग है, पहले जमाने में क्या था कि पाकिस्तान में सिर्फ दो वर्ग थे, एक बहुत अमीर लोग और एक बहुत। अब समय के साथ जो है वो एक मध्य वर्ग आ गया है, काफी बड़ा। तो उनको ये लगता है कि जब तक पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान के ऊपर आगे, क्योंकि वहाँ कोई निर्णय कोई मतलब कार्यक्रम जो है वो बगैर उनके अनुमति के होता है, उस कारण वो उनको लग रहा है कि फौज की महत्वता जो है पाकिस्तान के वो धीरे धीरे घट रही है। तो ये अपनी उनको एक तरीके से मतलब ऐसा खतरा लग रहा है कि पाकिस्तान फौज के लिए अंतिम है, क्योंकि मेरे कश्मीरी साथी उन्होंने कहा भी कि आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान फौज के बाजू से नहीं करना चाहते। तो इससे ये मतलब दिखता है कि उनको अगर भारत के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो जो वो अक्टूबर में लगाया जाता है तो फिर उनका टेन्योर जो है वो कार्यकाल में बढ़ा देता है, और वो इसी तरह से मुख्य कारण जो है इसका इस समय करना जरूरी। आपको लगता है कि इस जो गाँव में 26 हिंदू मारे तो लगता है कि एक मोटिव था, इसको एक मोटिव लेके चले थे कि देश में जो है ऐसे झगड़े हों आपस में, उनका मोटिव वो था, क्या था? देखते हैं मोटिव इसके पीछे। ये आसिम मुनीर ने अपना जो 17 अप्रैल को बयान दिया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि सब हमारे और हिंदुओं के बीच में कोई ऐसा मिलाप नहीं है और हम लोग वो अलग अलग हों देश में अलग हों और हम कभी करते हमारे मैंने अपने हिसाब से कहा कि हमारे बुजुर्गों ने जो निश्चित कदम चलाए जिसके आधार पर विभाजन हुआ तो वो सही था। और साथ साथ में क्या होता था कि बलूचिस्तान में जो है वो काफ़ी वहाँ पे एक तरीके से कर दिया काफ़ी ज़्यादा आपको याद होगा कि वो ट्रेन उसको भी बलूच बंदी बनाया गया था और उसमें हमने मतलब फौजी मारे थे, बाकी छोड़ दिया। तो कुछ हद तक लोग सोचते हैं कि इसका भी बदलाव में लेना चाहिए। अब पाकिस्तान जो है वो चाहो बलूचिस्तान का मामला हो या तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का मामला हो, जो उनकी अपनी की मगर वो उनको लगता है कि जैसे वो मतलब हम भारत जो है उसको तो वो पूरे जब सब जगह जब जाते हैं तो इसी बात का भी प्रोपेगेंडा भी करते हैं। तो कुछ उनको लगा कि वो अपनी जनता को इस तरह के जवाब दें, तो वो काफ़ी सारे जो हैं वो बिल्कुल में इकट्ठे हो गए, इसलिए ये समझ तो सर क्या कुछ इनपुट्स नहीं मिल पाए थे हमारे उसको एजेंसी को? आपकी क्या पुलिस की, जैसे पुलिस में देखे तो पुलिस की भी एजेंसी अलग होती है और सेना की एजेंसी अलग होती है, जो चीज़ों को पता रखती है, वहाँ के आम आदमी नागरिक को जाकर वो सूचनाएं दे देती है, पता करती है। तो अभी जम्मू पुलिस ने ये कहा था कि हमें ये रिपोर्ट में आया था कि हम इनपुट्स मिल गए थे जम्मू पुलिस को। जहाँ तक सूचना का बात है, सूचना अलग किस्म की, एक सूचना होती है कि हमला होगा, दूसरी सूचना होती है कि हमला होगा और कहाँ होगा, तीसरी सूचना होती है कि हमला होगा कहाँ होगा और कब होगा। ये जो मतलब वहाँ पे एक माहौल बना हुआ है जिसमें सबको ये लगता है कि पर्यटकों पे भी हमला हो सकता है और पुलिस को इस बात की जानकारी तो समय के साथ ये ज़्यादा देखा गया था कि पर्यटकों को लोग निशाना नहीं बनाते। अब की जगह उन्होंने इसलिए इस तरह का निशाना बनाया जो मैंने आपको कारण बताया कि वो ऐसी कोई कार्यक्रम करना चाहते थे जिसमें पूरे देश के अंदर एक आक्रोश करना। साथ साथ में सिर्फ हिंदुओं को चुनना और मानना में लेके आपने देखा भी होगा कि यहाँ पे भी थोड़ा सा अंतर हो गया, जैसे कश्मीर के लोग थे उनको निशाना बनाया। मतलब मुझे लगता नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब परेशानी की बात है, ये बहुत छुटपुट है। मैंने क्या कहते हैं जिस नेवी के लेफ्टिनेंट ने मारा था उसमें आपने तस्वीरें लिखी हुई और मैं अपने पति तो हो गया, तो मुझे 2 कश्मीरी भाई इस समय कहीं मतलब ऐसा हुआ है कि कश्मीरी जो है वो खुद पाकिस्तान की और ये हमारे लिए अच्छा अवसर है
जब हम उनको एक भारत के साथ जोड़ सकते हैं, मतलब जोड़ना के लिए तो राजनीतिक तौर पर तो जोड़ेंगे, मगर भावनिक तौर पर वो हमारे साथ है, तो वो हमारा प्रयास होना चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर मैं कहूँ तो देश की जनता में ठीक है थोड़ा बहुत लोग होते हैं, अधिकतर लोगों ने इसमें बड़ी समझदारी है। तो ये हमारे अंदर देश के अंदर मुसलमान विशेष आप लग रहा है यहाँ की आज़ादी आबादी जो मुसलमान की आपको लगा कि यहाँ से कोई तनाव या कोई सर की बात कहीं कोई जिक्र भी नहीं करता। मैं लोगों से ना बैठा हूँ तो मेरे से लोगों के लिए बात करूँ, मैं तो देखता हूँ कि मतलब हमने पूछा जरूर कि पहला मैं होगा ऐसा बात नहीं मुसलमानों ने किया। तो भारत की जनता जो है उसको बड़े संजीदगी से पाकिस्तान के लोग सोचते हैं ऐसा होगा, लेकिन उनका जो मोटिव था वो कम आके लेकिन पाकिस्तान की जो बड़ी समस्या है वो यही है, उनके समाज के अंदर मेरे ख्याल से हमारे समाज से ज्यादा दर है। तो हमारे यहाँ पे मतलब इन्हें प्रयास अवश्य किया, मगर मुझे लगता नहीं कि सबसे पहली बार देखा गया कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुस्लिमों ने भी और कश्मीरी और हिंदी ने भी इसका विरोध खुलकर किया। कश्मीर को कहने मार्च भी उन्होंने निकाल दी और अब जिलों में भी विरोध किया गया। पहली बार सर ऐसा देखा गया तो देश में मुस्लिम एक विरोध कर जी। क्योंकि मेरे ख्याल से हम लोग को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि भारत तो भारत है, वो हिंदू है, मुसलमान है, पिछड़ा है, आगा, अभी भारत की अपनी पहचान है। हमारी जनता तो जवाब दे रही है सब पाकिस्तान बाकी जनता ने, कश्मीर की जनता ने, मतलब मैंने एक लेख भी इस पर लिखा है, इस लेख में शुरुआती मैंने कहा कि हमारे लिए अवसर भी है जब हम कश्मीरी को अपने साथ मिली तौर से तो थोड़ा बहुत भी उनके अंदर अगर कोई भेदभाव की भावना है या बना रहती है तो अगर इसको हम आगे ले जाए तो हम सर आप बीजेपी जम्मू कश्मीर बट अलग अलग पदों पर रहा वहाँ पे। तो 2016 उसके बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में 370 हटा था जब मैं प्रधानमंत्री बने। 370 धारा हटने के बाद क्या बदलाव देखते हैं? आपका कुछ काम हुआ? 370 धारा हटाने का जो महत्वपूर्ण उसको समझने की आवश्यकता है। 370 जब लाया गया उस समय भारत का संविधान जो है वो बन रहा और हम लोग नए नए गुलामी से निकले और मैं इसको बारे में बाद में विस्तार से बात करूंगा, मगर ये कि पाकिस्तान के हक में कश्मीर वो वर्ल्ड वॉर में मतलब दूसरे महायुद्ध से जीत गए, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें थी, चाहे वो ब्रिटेन था या अमेरिका था, ये लोग सब पाकिस्तान के हक में थे। तो हमारी ये स्थिति बन गई थी कि हमको प्रयास करना था कि उधर से कोई हस्तक्षेप ना हो, तो उनको एक अलग पहचान देके कंफ्यूजन देके मगर हमने उसको अपने अंदर ही रखा। तो ये एक इस समय की चुनौती है। आज हम लोग एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन के आ रहे हैं, हम लोग बहुत बड़ी सैनिक शक्ति बन के आ रहे हैं, तो किसको हमारा जब आपकी 90% जनता जो है गरीबी रेखा के नीचे रहती है, उस समय भारत के सामने रोटी कपड़ा मकान का प्रश्न था, तो अब तक से हम काफी बदल चुके हैं। तो वो धारा की आवश्यकता हम नहीं, ये भारत इस धारा का एक जो मुख्य चीज थी कि जो कश्मीरी के अंदर अलगाव मतलब अलगाववाद कहेंगे नहीं कहेंगे, मतलब एक जो अलगपन उनके अंदर था, हम अपनी मतलब अलग मतलब भारत जो हमारा पूरा वो निर्णय नहीं हुआ है, हम वहाँ पर जो रायशुमारी होनी थी वो सेट होना था वो नहीं किया गया। इस तरह की भावनाएं जो है वो प्राप्त हुई। इससे ये हो गया कि भारत ने अपनी पड़ोसी की बात पूरी तरीके से तय रखी कि हमारी जहाँ तक ताल्लुक है हम उसको अब अलग नहीं मानते, भारत का ही एक हिस्सा ना अटूट है न टूट है, वो है ही हिस्सा। 370 का ये बहुत बड़ा संदेश है देशों को और पाकिस्तान को और कश्मीर को। सर आप ये देखते हैं कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ा, जहाँ 10 लाख भी लोग नहीं जाते थे, इस बार 2.5 करोड़ लोग वहाँ पे पहुँचे।
क्या स्कूली अटैक करने का विदेश में देखते हैं इस अटैक के पीछे? टूरिज्म देखिए कश्मीर की एक बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है उनकी दिखता है। अच्छा, क्योंकि आप मीडिया जाएगी तो बड़ी मेडल पे जा रहे हैं, मेडल काम जा रहे हैं, उम्र जा रहे हैं। मगर अगर आप कश्मीर इकॉनमी को 10 तरीके से समझें तो टूरिज्म उनका 5-6% ही है इस दौरान। अच्छा, मुझे दिखता है तो मगर उससे मुझे वो अटैक करके खत्म करने से कश्मीर की आर्थिक स्थिति को तो पड़ेगा। मुझे जो मैंने पहले बात की ये एक संदेश और एक स्थिति उत्पन्न करने की। तो सर क्या देखते हैं आप इसकी कैसे पहले दूसरा पक्ष की आर्थिक स्थिति वो कैसे क्या ऐसा ये कश्मीर के अंदर उनकी जो हॉर्टिकल्चर वाला वो बहुत बड़ा का हिस्सा है। अब उसमें आते पेड़ वो काटे जाएंगे उससे तो फर्क। दूसरा उनकी इकोनॉमी का जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है कृषि। ऐसा कोई मटीरियल ऐसा कोई मटीरियल नहीं है जिसका कश्मीरी काम नहीं करता है। वो लोहे पे भी काम करता है, पीतल पे भी काम करता है, चांदी पे भी काम करता है, लकड़ी पे भी काम करता है। वो एक पेपर मशीन बनाते हैं जो ईरान से वहाँ पे मतलब कला आई है, वो भी करते हैं। जो आप देख रहे हैं उत्तर कला वो पेपर मशीन करते हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं जो कोई मटीरियल नहीं जिसका कश्मीरी काम करता है, ऊन पे काम करते हैं। हैंडीक्राफ्ट जो है वो बहुत बड़ा है। इसकी चीज जो बहुत बड़ी है वो है खेती। जिसमें आपने जिक्र लाया है इसका उसकी भी खेती बहुत अच्छी हो रही है। तो इस तरह से वहाँ पे बहुत बड़ी सारी छोटी छोटी चीजें हैं और जहाँ से उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी है। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम देखें तो प्रति व्यक्ति आय जो है कश्मीर की वो भारत में सबसे ज़्यादा। तो सर आप क्या देखते हैं आर-पार हो जाती है सर पाकिस्तान से? देखिए आर-पार की लड़ाई का जो निर्णय है वो तो राजनीतिक तो निर्णय जो है वो सेनाओं के तीनों सेनाध्यक्षों ने वायुसेना की, नौसेना की और थल सेना मोदी भी करी उनको उन्होंने पूरी अनुमति दी है कि वो उसका जवाब दें। अब देखते हैं कि वो लोग क्या तय करके आते हैं और किस तरह से उसको कार्रवाई करते हैं। युद्ध की स्थिति में ऐसी बनी मेरा आप रशिया यूक्रेन का देख लो या फिलीपींस और इजराइल का युद्ध कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब तो मुझे लगता है वो थोड़ा जवाब दे रही थी पाकिस्तान की। मुझे मुंह तोड़ जवाब देने के अलग अलग रास्ते हैं। युद्ध जरूर की आवश्यक नहीं, इसीलिए मतलब हमने तो युद्ध इच्छा है। तो मेरे ख्याल से वो लोग सोच रहे हैं क्या क्या किया जा सकता है। पीछे भी कोई रास्ते बहुत कुछ काम किए जाते हैं मुझे लगता है वो बताया गया जिससे पाकिस्तान को अलग अलग करना आपकी चाहत में सूचना में और मेरे जवाब में बहुत फर्क है, इसलिए मैं इस पर नहीं पढ़ता क्योंकि ये है आजकल मतलब सब खबरें सुनते हैं तो हर एक सर आप डीजीपी रह चुके हैं, क्या ऐसा लगता है कि आपने कुछ ऐसा लगा कि आपने आप रहते कुछ ऐसे आपने पुलिस विभाग में काम किए जो कुछ आप अलग सोचा? देखिए अगर आप आंकड़े लेते तो 2012 जब मैं वहाँ पे आईजी था उस वक्त सबसे कम लोग मैं आपने भी बात कर रहा हूँ 222। तो हम लोगों ने प्रयास किया था कि हमने एक सिद्धांत हमने कहा था कि आप मिलिटेंट को ढूंढने के लिए और मारने के पीछे ना करें। तो इसमें क्या होता है कि मतलब अलग अलग जो सुरक्षा व्यवस्था के लोग होते हैं, पुलिस के होंगे, आर्मी के होंगे, सुरक्षा बलों के होंगे, वो मतलब अपनी निजी एक तरीके से सफलता प्राप्त करने के लिए हमने उनसे ये कहा था कि सब आप पहली बात ये है कि आप सिस्टम कि आपकी
सूचना विभाग क्या करता है, वो कहाँ से सूचना है, जिनको सूचना पर कार्रवाई करनी है उनमें कितनी क्षमता है, आपको क्या क्षेत्र के बारे में क्या आपकी जानकारी है। तो उसमें हम लोगों ने पेट्रोलिंग सिस्टम शुरू किया था। लोग गाँव में जाते थे, उसके पीछे बनाते थे, लोगों से बात करते थे, पूछते थे कि यहाँ पे कौन आदमी कहाँ रहता है, मेहमान कौन आया, वहाँ रह जाए कौन है, वहाँ की घर का कोई आदमी अगर नहीं मिलता था तो उससे पूछते थे कि आदमी कहाँ गया, और नक्शे बनाए कि तब उनको ये पता चले कि गाँव के अंदर किसका मकान कहाँ है, मोहल्ले में किसका मकान कहाँ है। तो एक हम लोग पुलिस के अंदर ये जानकारी, जो आम जानकारी होती है, इसकी क्षमता पैदा। दूसरा ये था कि हमको ये पता था कि हमारी समस्याएं जो हैं वो ज्यादातर बाहर से, भले ही कोई स्थानीय आतंकवादी हो, क्योंकि प्रेरणा उसको सप्लाई बाहर से, यहाँ तो बतेगा नहीं। तो जो कुछ भी है वो हमारी समस्या जो है बाहर। तो बाहर में जो हमारे आतंकवादी जो संगठन थे, तो उसमें हमारी कितनी घुसपैठ है, कितना उनके बारे में जानते हैं, कितना उनके बारे में हमको पता चलता, उनकी प्लानिंग है, उनकी और जो डाले हैं, ये सब चीज़ें हमें इसमें करें। तो हमने जब ये दो चीज़ें करी तो मुझे याद है कि हमने मिसलन वहाँ पर जो फिदाई हमले वो और दूसरा जो लक्ष्य मैंने अपनी फोर्स के सामने रखा, मैंने कहा कि मुझे ये भी जानना है कि आपने आतंकवादी कितने मारे, मुझको ये बताइए कि आपने शांति कितने देर की। क्या ये संभव है कि आप एक हफ्ता 10 दिन उस समय तो बहुत इंसिडेंट्स होते थे। उन्होंने कहा कि आप ये हमें बताइए कि ये आप कितने दिन चाहते हैं। तो वो जो चुनौती थी शांति में, हमने कहा उनसे कि मिलिटेंट तो आता है, वो आता ही नहीं बना, इसलिए चलता आपके सिस्टम अच्छे होंगे तो खुद ही बने। वो आपका लक्ष्य नहीं है, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा सिस्टम कैसा और मैं शांति कितना। उससे क्या होता है कि उनकी जमीन तंग होता है, जब तंग होती है तो सूचना होता है। अगर मैं कहूँ कि आपके पास दिल्ली में आतंकवादी घूम रहे हैं और आप पूरे कस्बे को छानते हैं, और अगर मैं आपको ये बताऊँ कि आतंकवादी जो है घर में है तो फिर आपको पता नहीं। अगर मैं ये बता दूँ कि साहब के घर में किस कमरे में बैठे हैं, तो सिस्टम जो चीज़ मैं मतलब ज़्यादा बंद होता हूँ। जहाँ तक आपने की बात आती है और इसकी बात आती है, तो जब हम लोग यहाँ बैठे होते हैं ये जो बात है, तो एक सत्ता रहता है इसको लेकर। ऐसा क्या जितना आदमी पर विश्वास है, मतलब पुलिस के अंदर जो अंदर हो सकता है। ये मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर हमारे लोग ऐसा सोचते हैं, क्योंकि जो भी परिवर्तन आया, मतलब एक तो परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि देखिए समस्या जो है वो 1990 या उससे 71 पहले शुरू। सबसे ज़्यादा आतंकवादी हमले जो हैं 2001 तो उसके बाद जो है वो जो तमाम मुद्दे चले गए, और बाद में जो मैं वहाँ पे आई लगा कर 2006 में, तो उस समय जो है सही बोल रहा, क्योंकि वो जो सूचना ला सकते लोकल स्तर पे पहुंचे और पत्नी मिली के कश्मीर की होती है, उन पर बहुत विश्वास आप मुझे कोई ऐसा बातें बताना जहाँ पे कश्मीर पुलिस ने बोला देखिए अफवाहें और ये जो बातें हैं इससे मतलब हम लोग हम सुनते तो आप ये समझ लिया कि भाई कश्मीर पुलिस जो है मुसलमान है तो वो उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल बात सही नहीं। आज जो आपका मेन फोर्स जो आतंकवाद से लड़ती है वो कश्मीर पुलिस की, उनका जो बड़ा दुर्भाग्य है कि कश्मीर पुलिस का आदमी जो मरता है उसकी कहानी जो है वो अनंतनाग से शुरू होकर बारामूला आपका फौजी जब बनता है तो पूरे हिंदुस्तान में, तो इसलिए आपको लगता है कि वो लोग इसकी बड़ी, अब जैसे ये 26 लोग पहलगाम में मरे, इससे एक मुसलमान नहीं था और जिसने रोकने का प्रयास किया, आपने चलो इनको हिंदू में बात कर रहे हैं, 26 का मुसलमान 26 का हमारा तो सहानी घोड़ा चलाता था
अब ये मुझे बताइए कि अगर ऐसा है तो वो और शादी में क्यों? तो हम लोग को ये चीज़ का विचार करते रहना पड़ेगा कि उसमें वहाँ पे धर्म का उसका कोई ऐसा नहीं है। हाँ, एक ज़माने में चीज़ होती है, लोग भावना में रह जाते हैं, कदम होते हैं, लेकिन मैंने शुरू से भी देखा जो मेजोरिटी थी इसके हक में नहीं तो वो हिंदुस्तान मगर वो आतंकवाद के क्योंकि उनको पता था कि इसका काम कोई रिजल्ट नहीं चलेगा, चलेगा 10-20 साल चलेगा, लोग बहुत सारे रहेंगे और फिर घूम फिर के आप इसी से अगर 1990-92-94 में ये हादसा हुआ तो आपको एक अखबार में 2 दिन चलता उसमें भी ठप हो जाता क्योंकि उसके बाद कोई और अब हादसे क्योंकि कम होते हैं ज़्यादा और यही पाकिस्तान का प्रयास है कि भाई ये मामला ठंडा क्योंकि उनको ये पता है कि जिस दिन ये मामला ठंडा तो ये उसको दोबारा जिंदा असल में ये उनकी स्ट्रेटजी। तो सर अभी तो कश्मीर के मुद्दे पर बात ही होगी बताया जाता है, तो सर आपके बारे में थोड़ा बात करेंगे सर। ये कश्मीर आपके बारे में बताइए कैसे आप अच्छा जाएगी कि आज के साथ मिले लोग मैं यही करना था नहीं करना पड़ता था पढ़ाई वगैरह तो मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से की। ये उस समय जब लड़का पढ़ के निकलता है उसके सामने एक बड़ा प्रश्न होता है कि वो आगे करेगा। तो मेरे घर में एक बहुत बड़ी भावना थी मेरे पिताजी ने तो बेटा तुम पूरी उम्र जो है मेरे बेटे बनते अपनी जीवन में अपनी मुझे कलर से लगाव था तो मैंने कहा कि सब कलर में जो मैं क्योंकि जब तक नौकरी करता भी रहा थी कठिन परिस्थिति है कि मैं हर 2-3 महीने और अब जब से मैं दिल्ली पहुंची 2016 तब से मैं हर तो क्या हुआ कि मेरी बात मतलब माँ ने मुझसे कहा कि मैं एक आईजी की बेटी आईजी की बहन मैं आईजी की माँ। मेरे नाना जो थे वो आईबी में इंटीरियर पुलिस 2007 में उसकी पहली रहने वाले बिहार के थे वो उस बैच में जब मेरे ख्याल से पूरे भारत में 3-4 ब्रिटिश तो वो भारत के सबसे और वो ब्रिटिश राज में वाहिद इंसान जो आप डीजी कहते हैं उस जमाने में आईजी था जो हेड ऑफ पुलिस था उस जमाने में आईजी अब उसके बाद करेंगे डीजी तो ही मतलब पहले बैच और मेरे मामा जो है उसके बाद वो है 1920 क्योंकि पिताजी आर्मी में चले गए थे उसका भी कारण ये था कि उस समय युद्ध छिड़ गया था मालूम तो उन्हें हो सकता है धीरे धीरे तो हमारे परिवार में ये मतलब मैं माँ की तरफ से तो मैं एक्चुअली सर्विस करना नहीं चाह रहा था सरकारी में मतलब ये कि मेरी माँ ने कहा कि मेरे पिताजी ने कहा कि आप ये कदम करके छोड़ मैं कभी जब कश्मीर में गया तो वो आतंकवाद भाषण अब आतंकवाद कौन से बैच में 87 तो आतंकवाद इधर शुरू हो जाए और आप नौकरी छोड़ा कैसा स्थिति थी मगर आप नौकरी अगर छोड़ तो आपके बारे में क्या सोचेंगे आप अपने बारे में खुद क्या सोचेंगे देशी गोष्ठी में छोड़ दिया नहीं वो लोगों ने छोड़ा मतलब मेरे परिवार में ये चीजें थी मुझे लगा कि ये बल्कि मुझे जो पहली पोस्टिंग आनी थी कश्मीर में तो मेरे जो एसएसपी थे जो फोन किया कि मैं कश्मीर में जा रहा था क्या आओ उस मैंने मेरी पोस्टिंग विजिट करवा वो बड़ा शांत आप तो मैंने हाँ कहता सोच लो तुम बहुत अच्छी जगह बैठे हो आराम से बैठे मैंने जब फौजी का बेटा पुलिस वालों का अगर मैं घर जाऊँगा लोग ये कहेंगे कि जो वहाँ पे लड़ाई हुई थी तुम कहाँ थे तो ये मैंने
के लिए बहुत मुझे कठिन लगेगा ये उत्तर देने में कि मैं पीछे गया। मैंने लड़ाई है और हमने बदली पहनी है, इसके लिए हालत भी उठाया, तो हालत में अगर नेताओं से होता तो अक्सर के लिए हमारे आता है कि हम सर रिटायरमेंट हो गया, 6 महीने हो गया, 2 साल हो गए, सब क्या फैसला आप चला रहे हैं बड़ा नहीं हमारे यहाँ पे अगर ये रुके हैं हमारा स्कूल में आपने देखा होगा कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होने का मगर हमारा जो प्रयास है वो स्कूलों में कि हम मतलब शब्द अंग्रेजी का उसका हिंदी अनुवाद, क्योंकि लोग सर्टिफिकेट रोजगार की भूख क्यों लोग उपयोगी तो वो हमारा प्रयास वो आज भी आपने देखा होगा कि चल रहा है। तो प्रयास जो था वो इसी बात युवा ने जो बात यही कि जो आपके पास साधन है उसमें कुछ सोच के आगे निकलने का प्रयास करिए और जो हमारा ही लक्ष्य है तो यही हम लोग प्रयास करना है कि मतलब खेती कृषि क्षेत्र में आगे चर्चा मगर हमारा कंप्यूटर हमने अकेडमी खोल रखी है, हमने वाईफाई कनेक्शन कर रहे हैं एसी के अंदर बैठा के बच्चे को पढ़े वो पढ़ेंगे और कुछ बातें जीवन करेंगे। जितना मतलब एक बच्चा अगर भी निकलता है तो वो अपने परिवार को सुधारेगा और अपने रिश्तेदारों को सुधारेगा। मिसाल के तौर पर हमारे बैच के एक सेना है तो वो कस्टम सर्विस है हमारे बैच की लगे कि जो है वो अकेडमी मेरा फॉर्म देखा तो मेरा नाम देखा तो वो बात मेरे दिमाग में रह गई कि अगर विनोद सक्सेना जैसा आदमी स्कूल से निकल के यहाँ तक पहुँच सकते मेरे साथ तो और बच्चे ऐसा तो हमारा प्रयास वहीं गए। यहाँ पे हमारे जो सबसे बड़ी चुनौती है मानसिकता उपलब्धि करने की मानसिकता, क्योंकि स्कूल से IAS अधिकारी भी अभी आपने देखा होगा डॉक्टर महमूद जी यहाँ के अच्छा नाम करते हैं यही के पढ़े तो ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग जो है वो सफल नहीं हुआ मगर अब थोड़ा सा हम देखते हैं जिससे कमी आ रही तो हमारा प्रयास ठीक है मतलब 1-2 बच्चे हैं जो आ जाए पढ़ने की इच्छा मगर जो अधिकतर बच्चे हैं उनके लिए मतलब संभव नहीं मतलब अगर कोई अच्छा जैसे आज मैंने मतलब हमारे स्कूल में जो प्राइवेट संस्था है वो हमारे ही चपरासी का अब उस चपरासी के लड़के को अगर बाहर जाकर पढ़ना कॉलेज में जाना उसकी फीस उसके रहने का खर्चा तो उसके अपने चपरासी को कदम नहीं तो इससे हमने यही कहा था कि भाई हम कोशिश ये करें कि ठीक है कुछ जो अच्छे बच्चे हैं उनको तो प्रोत्साहित किया जा सकता है मतलब आम बच्चे हम 1500 बच्चा वहाँ पर है बहुत ताकि हमारा प्रयास हुआ उनको इस योग में क्षमता आना इतनी सरकारी नौकरियाँ नहीं और इतनी बड़ी जनसंख्या की कितनी सरकारी नौकरियाँ तो उनको अपना काम करना ही पड़ेगा। तो जितनी जल्दी उनमें ये बात समझ में आए तो उनका अपना भविष्य ये आपको अपने आप सोच रहे वहाँ लेके चलते हैं समाज सेवा समाज सेवा का पार्ट तो उसको जो भी समझ लीजिए हाँ समाज सेवा मैंने आपका लेक्चर सुना था तो आपने यूज कर रहे थे चैट जीपीटी और राउंड जैसे एआई टूल भी उपयोग कर रहे सर तो सर क्या बता देते हैं एआई क्या है? मैंने जो लेक्चर में ये बात कही थी कि जो आपके हाथ में स्मार्टफोन ये आपके लिए एक बहुत बड़ी फायदे की चीज़ हो सकती है और उतनी ही बड़ी नुकसान क्योंकि ये जैसे नशा होता है ये नशे की आदमी रील देखता रहेगा कोई अपडेट देखता रहेगा और घंटे निकल जाएंगे और फिर उसमें पता क्या है कि वो एक बनावटी दुनिया में चले और फिर उसको उसमें से निकलना बड़ा अच्छा है लेकिन बाकी दुनिया में असली दुनिया में उसको मेहनत करना प्रयास करना है जाना चाहिए तो वो अगर वो चीज़ हो सकती है उसमें माता पिता का बड़ा योगदान होता है। और मैंने कहा था कि माओ से कि अगर वो अपने बच्चे को ज़्यादा नहीं करते हैं उनको गलत समझते मतलब ये चीज़ मतलब मेरे ख्याल से
नशा से ज़्यादा ये पता सर आप जिस भी ऐसा कुछ लाना चाहेंगे कि बच्चे इस दिशा में डेटा यूज कर ले अपने मोबाइल पे, तो उस डेटा का सही उपयोग हो, वो नॉलेज गेन करें, कुछ अच्छी चीज गेन करें। तो एआई की दुनिया तो बदल वो हमने अपने टीचरों को समझाया है और वो उसका प्रयास ही कर रहे हैं। अच्छा तो बस चीज़ें बदलते टाइम लगेगा। तो सर पॉडकास्ट के टाइम ज़्यादा नहीं है सर, लेकिन आपसे हम हमारा चर्चा करेंगे अन्य विषयों पर, ऐसे ही मिलते रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आमंत्रण की बात जो है वो जहाँ तक पहुँच सकती है पहुँचेगी, क्योंकि ये जो हम कहेंगे कि एक गलत है उसको दूर करना पड़ेगा। सर युवाओं को क्या संदेश देंगे सर? युवाओं के लिए सर देखिए एक इच्छा रखना और उसके योग्य होना है, वो अलग है। मैं जब वहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में गया, वहाँ पे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब, मैंने उनसे बात की, तो बड़ी अच्छी बात। उन्होंने कहा व्यक्ति का तीन पहलू, एक जो अपने बारे में सोचता है, एक जो दूसरे के बारे में सोचता है, जो दूसरे उसके बारे में सोचता है, और एक पहलू होता है वो जो असली में क्या है। तो क्या होता है कि जो दूसरे आपके बारे में सोचता है उसमें भी सच्चाई मिलती है, जो आप अपने बारे में सोचता है उसमें भी सच्चाई मिलती है। सच्चाई के बीच, और जो व्यक्ति इस बात को समझे वो क्योंकि एक नकारात्मक सोच रखने की एक बहुत बड़ी बीमारी है। हम हर एक अवसर में एक समस्या देखते हैं, और जो सफल व्यक्ति होता है वो हर समस्या में एक अवसर देखता है कि अगर ये हो गया तो हम क्या करें। क्योंकि जैसे हम अपने क्षेत्र की बात करें, कृषि प्रधान की, मैं अपने लोगों को यही कहता हूँ कि अगर आप कृषि धान गेहूँ गन्ने की जो यहाँ पर मुख्य फसलें उसमें करते थे तो बहुत ज़्यादा अलग परिणाम नहीं। एक एकड़ में धान आपका जो है वो 5 से लेकर 6 क्विंटल ही कटेगा, ना 7 होना है ना उसको 10 होना। उसी तरीके से आपकी कोई सीमा मतलब उसको अगर आप इसे पदार्थ और फिर बेचे, जिसके लिए अभी आपने देखा ही होगा कि जिन्होंने ये बात कही और वो दूसरा उनका जो आया था वो क्योंकि ये समस्या शायद 20-40 साल पहले नहीं थी। लोगों को बड़ी बड़ी खेती थी, छोटी छोटी खेती। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में 85% किसान जो है 15 से कम, और वो जैसे कहते हैं ना कि नदी नहाएगी या तुम छोड़ेगी, उस जमीन में आप क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कहाँ से बच्चों को आप शिक्षा करें, कहाँ से आप अपनी चिकित्सा के से खर्च करें। तो ये बहुत बड़ी चुनौती बनती चली जा रही है, जिसमें ध्यान दें। जैसे कॉर्पोरेट मॉडल समझते हैं, कॉर्पोरेट मॉडल में से आपका क्या, जैसे जमीनें छोटी हो गई तो एक समिति बना के और एक ग्रुप बना के सब खेती को दे दी जाए कॉर्पोरेट सेक्टर को, इंतजाम करें। उनके पास ये समस्या नहीं है भाई। देखिए आपके यहाँ पे आपकी जनता जो है, आबादी जो है वो 70% और आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो किसान मतलब कृषि क्षेत्र में 50%। अगर हम उसकी तुलना अमेरिका से करें, उनकी 3% आबादी, 97% आबादी शहरों में, तो उनका तो खुली खेती है। वहाँ पे तो किसी आदमी के पास 1 लाख एकड़ होना तो मुमकिन है। तो अभी तो सब कृषि 50 कर पा रहे हैं, तो वही आपका मॉडल बड़ी खेती में क्या वो आपको बदलाव लाना है। शुरू में जो चीन ने वो सत्ता वो किसी चीज से जिसको वो कहते थे रिलीजन टाउन एंटरप्राइज, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जैसे शादी उनका कोई दृष्टि से कोई रास्ता नहीं, इनकी क्या जरूरत है वो उन्हें पहले तय करेगा।
इस शहर में कितना आटा चाहिए, चीनी चाहिए, सारी चीज़ें होंगी, कितना यहाँ कपड़ा चाहिए, बर्तन चाहिए। तो उन्होंने जो उसकी जो भाव है उनको इसका मतलब प्रोत्साहन है कि आप यही चीज़ बनाएं और यही चीज़ दूर न जाके आप बगल वाले शहर में उससे सब कृषि मतलब किसान है उधर मैन्युफैक्चरिंग में अब तो क्या कॉर्पोरेट इसको हमने शुरू किसी बात और हमारे यहाँ पे वो मॉडल है, लोगों को ज़रा समझना पड़ेगा। जो फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन जो फार्मर प्रोडक्शन कृषि उत्पादन कंपनियाँ जो बनती हैं जैसे उत्पादन वाले जो संगठन है उनका लक्ष्य यही है कि छोटे किसान मिल अपने उसका एक हिस्सा ये भी है कि वो मार्केटिंग हमारा माल कहाँ कौन सा उसका उत्पादन सर मैं अपना एक समस्या ये है कि आजकल आदमी लेबर नहीं मिली है, वो अनाज मिल रहा है सर, वहाँ जो अनाज मिल रहा है सर वो आके अपना 200-300 रुपये कमाते हैं शाम को, नमस्ते लेबर की मुझे मतलब ये मतलब लेबर की दिक्कत आ रही है मतलब करके अगर आपके लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए क्योंकि लेबर आज की किसको चाहिए, हमें गन्ना कटवाना होगा भूल जाता है, बाकी तो सब मशीन से तो सर बड़ा किसान होता है, छोटा किसान क्या मशीन से कटवाता है और उसी में समस्या है। अच्छा क्योंकि मशीन की खेती में वो आधुनिकरण नहीं बहुत चीज़ ऑर्गेनिक के रूप में बेचा जाए तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक की खेती भारतवर्ष में अभी संभव नहीं है। अच्छा उसका कारण है कि हम लोगों ने कितना यहाँ पे खाद और वो कीटनाशक और ये सब चीजें इस्तेमाल की हमारी जमीन का उपयोग कर सकते तो उसको ठीक करने की और हमारी मतलब आबादी बढ़ती चली जाएगी, इतनी बड़ी आबादी को आप कैसे, क्योंकि जैसे आप ऑर्गेनिक जाएंगे आपका प्रोडक्शन गिर जाएगा। तो ऑर्गेनिक एक तो मुझे लगता नहीं कि कोई इस देश के अंदर ऑर्गेनिक खाना इस तरह से है, वो भी होगा छोटा होगा क्योंकि आप अपने खेत में मान लीजिए नहीं इस्तेमाल कर रहे तो मगर के खेत से जो पानी है वो आएगा गिर जाएगा उसको हो नहीं सकता। ये अपने आप है ये सब चीज़ें मतलब वो समझते हैं, मगर मुझे नहीं लगता है कि हम उस ऑर्गेनिक खेती के दिशा में जा सकते हैं। ठीक है कुछ रईस लोग हैं उनके शौक के लिए पैदा करिए उनको लगता है अच्छी बात है, मगर हम अगर सोचो पूरे कृषि क्षेत्र में इसकी क्रांति है। अच्छा किताब लिया अच्छा तो मैंने खेती की किताब देखिए हमारे साथ के लोग जो हैं मतलब आज की तारीख में जितने भी बहुत दीजिए रिटायरमेंट बहुत अच्छी किताब वो सब किताबें लेते हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो इस श्रृंखला में यही किताबें क्योंकि सही माने में ये है कि कोई पढ़ता है। अच्छा आज तो वैसे भी कोई व्यक्ति नहीं पढ़ता और किताब नहीं पढ़ता तो आप मेहनत करेगा कुछ करेगा तो उनको किताब देना पड़ेगा उसका फायदा क्या बना सर ऐसा मैं समझता हूँ इसी कार्यक्रम को मैं आगे लेता जाऊँगा। बाकी यही पॉडकास्ट हमारे नौवीं हाल में बढ़िया बने देश का छोटा बढ़िया बने ये मकसद है। बिल्कुल सही कहा। तो मतलब एक प्रयास है ये दूसरा है कि जैसे आपसे चर्चा हो रही है सुरक्षा के बारे में लिखती हैं पॉडकास्ट करते हैं बच्चों में हैदराबाद जा रहे हैं स्कूल्स अकेडमी में वहाँ पे एड्रेस करते हैं तो ये बताने के लिए कि भविष्य में हमारी जो यहाँ पे जो पॉलिटिकल स्थिति बन रही है उसमें हमें क्या खतरा है इस तरह की बातें चलते हुए उससे भी लगती लंबा हो रहा पॉडकास्ट लेकिन आपको फिर दोबारा बनाएंगे इस तरह से एक बार फिर आपसे चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत